देखिए, ऐसा है कि सरकार बदल गई और सरकार बदलने के साथ साथ अधिकारियों का रवैया भी बदल जाता है। ये आने वाली सरकार है जो अभी आ गई है, 6 महीने या 8 महीने इनको हो गए हैं। ये अगर इन कामों को भी पूरा कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आदर्श नगर क्षेत्र में काफ़ी काम हो जाएगा। तो सरकार के रूप में ये जो आम जनता के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करें और अपने आप को राजा नहीं समझें। सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर बिल्कुल हड़ताल पर है। और सरकार के जो निर्णय हुए और सारी विधानसभा की कार्रवाई को रोक करके मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि ये चल रहा है, इस पे जागृत हो। मोटिव ये है, मांगे मानना नहीं मानना सरकार का अधिकार है, किस लेवल तक मानते हैं वो भी सरकार का अधिकार है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो काम पे लौटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज है हम बहुत ही खास मेहमान के साथ, बड़ी शख्सियत के साथ, क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं क्योंकि जनता के चहेते हैं, जनता इन्हें बहुत प्यार करती है, काफ़ी काम किया है इन्होंने, इसलिए वजह से ये जनता के चहेते बने हैं। मैं बात कर रही हूँ आदर्श नगर विधायक रफ़ीक खान साहब की। रफ़ीक खान साहब से हमने पहले भी बातचीत की, पर आज कोशिश करेंगे कि उनका जो उन्होंने हमें समय दिया है, काफ़ी कुछ बातचीत हो पाए, उनसे काफ़ी कुछ जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले तो रफ़ीक खान साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। सबसे पहले नमस्कार करते हैं सर आपको। कैसे हैं? हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया आपने। मैं बहुत ठीक हूँ। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है जी। और आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्स छुट्टी मिली है, अदरवाइज पूरे दिन विधानसभा के सत्र में रहे, पूरा ऑक्यूपाइड रहे और जनता के इश्यूज पे काम करते हैं। आदर्श नगर की जनता के लिए क्या मैसेज, सबसे पहले तो मैं ये देना चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि दूसरी बार उन्होंने आज पर भरोसा जताया है, दूसरी बार आप जीते हैं, काफ़ी लोकप्रियता है आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? देखिए, ऐसा है कि आदर्श नगर की सारी जनता को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ और बधाई खाली इसलिए नहीं कि मेरे को जिताया इस बात के लिए, बल्कि इस बात के लिए भी कि जितने मार्जिन से, जितनी लीड से मुझे जिताया, लोकसभा जो विषम परिस्थितियों में जो जयपुर लोकसभा हम हारे और वहाँ से भी मेरे यहाँ से लीड ज़्यादा से जिताया आदर्श नगर की जनता ने। मेरे पे 2 बार, एक ही कार्यकाल में 2 बार विश्वास जताया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे समय में जब जब लोग ये कह रहे थे कि पूरे जयपुर की जो 8 विधानसभा है उसमें हम माइनस हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा लीड से हम आदर्श नगर विधानसभा से जीत रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे आदर्श नगर क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। खान साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अब जो काम है आपकी सरकार, क्योंकि बदल चुकी है, 5 साल आपकी सरकार थी, अब सरकार बदल चुकी है, तो अपने एरिया में अपने लोगों का काम आप कैसे करवा रहे हैं? अभी हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि सरकार बदलती है तो सुनते नहीं है कोई। देखिए, ऐसा है कि सरकार बदल गई और सरकार बदलने के साथ साथ अधिकारियों का रवैया भी बदल जाता है, लेकिन मैंने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतने काम, इतने प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं कि जो ये आने वाली सरकार है जो अभी आ गई है, 6 महीने या 8 महीने इनको हो गए हैं, ये अगर इन कामों को भी पूरा कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आदर्श नगर क्षेत्र में काफ़ी काम हो जाएगा। जो जिस स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशंस किए और प्रोजेक्ट पाइपलाइन में लेके आए, तो वो प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़े-बड़े हैं। सीवरेज का एक प्रोजेक्ट है आगरा रोड के ऊपर, सड़कों के प्रोजेक्ट हैं, 100 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर की हुई थी और कम्युनिटी सेंटर्स थे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, खेल ग्राउंड थे। तो ये सब प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी पाइपलाइन में डाले हुए हैं और ये बन रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है, काम चल रहा है। कहीं काम चालू है, कहीं काम में थोड़ी गति धीमी है, कहीं काम में गति तेज है, लेकिन वो सभी कार्य चालू हैं और इसको पूरा करने में भी ये सरकार को समय लगेगा। जैसी इनकी गति है, वो गति हमारे से बहुत धीमी है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द इन कामों को पूरा कराएं और जनता ने जो इनको मैंडेट दे दिया सरकार चलाने का, मुझे मैंडेट दिया है, मेरे को आदर्श नगर का विधायक बना दिया इन्होंने और इनको मैंडेट दिया है सरकार बनाने का, तो सरकार के रूप में ये जो आम जनता के प्रति जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें और अपने आप को राजा नहीं समझें, अपने आप को
ये नहीं समझे कि हमें राज मिल गया तो हमें सब कुछ करने को खुली छूट मिल गई। ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं और तमाम जगह सरकारी ज़मीनों पे कब्जों की शुरुआत हो चुकी है। बहुत से लोग बाग भूमाफियागिरी में लिप्त हैं। तो यूडीएच मंत्री ने अपने बयान में भी कहा कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन इन सब से ज़्यादा मेरी जो इच्छा है वो ये है कि जो बेसिक नीड है, जो आम आदमी की ज़रूरत है, जो आम आदमी को फैसिलिटी चाहिए, जो सरकार की स्कीम है, उन सब पे काम अच्छी गति से हो। अब उसको मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करके बताता हूँ कि अभी का एक इशू चल रहा है और वो इशू ये है कि सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, बिल्कुल हड़ताल पर हैं और सरकार के जू नहीं रंग रही। कल मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया विधानसभा के अंदर और सारी विधानसभा की कार्रवाई को रोक करके मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि ये चल रहा है, इस पे जागृत हो, या तो उनकी मांगे मानो या उनको सेटिस्फाई करो और किसी तरीके से जाके वो काम पे लौटे। मोटिव ये है, मांगे मानना नहीं मानना सरकार का अधिकार है, किस लेवल तक मानते हैं वो भी सरकार का अधिकार है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो काम पे लौटे और काम पे लौटे। उनको, वो भी इंसान है, वो भी कोई नाजायज बात नहीं करेंगे, उनकी बात सुने और बात पे कार्य योजना बना के इम्प्लीमेंटेशन करे ताकि काम शुरू हो। एक बात ये है। दूसरी बात क्या है, फूड सिक्योरिटी है। जगह जगह छापेमारी हो रही है। खाद्य सुरक्षा पे हमने चर्चा की। छापेमारी ये करे, जो मिलावट का काम करता है उनको पकड़े, लेकिन किसी को टारगेट बना के काम नहीं करे, किसी के साथ बदले की राजनीति से काम नहीं करे, बदले की भावना से काम नहीं करे। आप काम करो, मिलावट रोको, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आप अपनी बदले की भावना से कोई काम मत करो। लेकिन मैं इस और ध्यान आकर्षित करने की बजाय ज़्यादा इस बात पे कहना चाह रहा हूँ कि खाद्य सुरक्षा का मसला है। अभी हमने इस सत्र में खाद्य सुरक्षा पे डिबेट भी करी, बहस भी रखी और कट मोशंस भी लगाए, डिमांड भी रखी। अब डिमांड ये है कि जयपुर शहर के अंदर पूरे राजस्थान का रेशियो तो आ रहा है 60%। 60% लोग खाद्य सुरक्षा में कवर्ड है। जयपुर शहर में 17% भी नहीं है, 20% से नीचे है। क्यों नहीं खोलते हो आप खाद्य सुरक्षा का पोर्टल? क्यों नहीं देते हो इनको राशन? और खाद्य सुरक्षा एक खाली खाद्य सुरक्षा एक जुमला नहीं है। जब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन थी और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे 2006 में, तो इसको कानून की शक्ल दी, एक्ट बनाया, खाद्य सुरक्षा का एक्ट बनाया। जैसे नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसे वो एक्ट है। हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी को यह का राइट है। सरकार ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जी ने उनको अधिकार दे दिया कि आपको राशन देना सरकार का कर्तव्य है और देना पड़ेगा, और ये आपका राइट है कि आप उनसे ले सको, क्योंकि ये आपको कानून बना के सरकार ने दिया है। तो फिर जयपुर के लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों? तो ये सब बातें हमने उठाई, सदन में भी उठाई। इन्होंने एक इशू उठाया कि मैं आम आदमी से जुड़ी हुई बातें आपसे कर रहा हूँ। इन्होंने एक इशू उठा दिया कि साहब हमने 450 रुपये में सिलेंडर दिया। 450 रुपये में सिलेंडर इन्होंने नहीं दिया है। 450 रुपये में सिलेंडर जब राहुल गांधी यहाँ आए भारत जोड़ो में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपने पहले वाली प्राइस पे 500 रुपये में सिलेंडर आप जनता को मुहैया कराओ, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अगले बजट में घोषणा कर दिया, 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया। अब इन्होंने उसमें 50 रुपये कम करके अपना नाम लिखा रहे। इनके देने की, राहुल गांधी की मंशा थी तो दे के चले गया, इनकी देने की मंशा नहीं है। ये तो खाली अशोक गहलोत जी के नाम को ओवरशैडो करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर से आना चाह रहे हैं कि साहब उन्होंने 550 दिए तो हम 50 रुपये कम करके अपना नाम लिखा दें। 500 में तो इनका नाम लिखा नहीं जाएगा। अगर ये देना चाहते हैं और 450 में देना चाहते हैं तो देवे उत्तर प्रदेश में, देवे महाराष्ट्र में, देवे गुजरात में, देवे मध्य प्रदेश में, देवे हरियाणा में, देवे उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ दे, तो हम मानेंगे कि ये देना चाह रहे हैं। ये देना नहीं चाह रहे हैं, ये खाली नाम लिखाना चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत की हुई स्कीम के ऊपर हम अपना नाम लिखा दें। जनता सब जानती है, पब्लिक जागरूक है। सीवरेज सैनिटेशन का मसला है,
सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे है, बिल्कुल हैवी रेन हो चुकी है, बिल्कुल। अतिवृष्टि हो चुकी है जयपुर शहर के अंदर, जगह जगह पानी भर रहे हैं। आपदा प्रबंधन की जरूरत है। बिल्कुल और आपका जो मेन काम करने वाला है ऐसे आदमी में, ऐसे समय में, वो कर्मचारी स्ट्राइक पे है। क्या मैसेज दे रहे हो आप? विधानसभा चल रही है, आपको कोई परवाह ही नहीं है। ट्रैफिक है। कौन आदमी संज्ञान ले रहा है, कौन काम कर रहा है सरकार की तरफ से, पता ही नहीं है। तंत्र को कौन हैंडल कर रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं, किसको बोले, बोलते हैं किससे बात करें, समझ ही नहीं आ रहा लीडरशिप कौन सी है। तो कौन सी लीडरशिप है? लीडरशिप तय करे। ब्यूरोक्रेसी हावी है लीडरशिप के ऊपर, तो ब्यूरोक्रेसी, ये सब बात, ये अंदाजा नहीं लग रहा कि काम कौन चलाएगा। एक बिल लेके आते हो और दूसरे क्षण आप बिल वापस ले लेते हो। मजाक बना रखा है असेंबली को। ठीक है। सरकार बैकफुट पे है, काम नहीं कर पा रही है, मंत्रियों के पास अधिकार नहीं है, मंत्रियों को पीए लगाने का अधिकार नहीं है, ट्रांसफर पॉलिसी दिल्ली से तय हो रही है, जो एजुकेशन सिस्टम हमने डाला उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना हमने दी, उसको रोक दिया बीच के अंदर, और फिर 500 से घटा के उसका साइज 300 कर दिया, और फिर 300 में भी टाइम डिले कर दिया। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल को आप चैलेंज कर रहे हो। चिरंजीवी योजना आपने खत्म कर दी। इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी रसोई योजना को आप नाम बदल रहे हो। तो इस तरह की कार्रवाई नहीं कहने का करें। मतलब है काफी सारी चीजों का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है जो कांग्रेस सरकार पहले से करती आ रही थी। इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी सीटों पर 4 सदस्यों की समितियां गठित की है। दौसा सीट के लिए बनाई गई कमेटी में रफीक खान साहब आपकी बात कर रही हैं, वो आपको भी सदस्य बनाया गया है। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस किस तरीके से उपचुनाव में उतरेगी? हम पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। परिणाम जनता के हाथ में है, जी बिल्कुल। परिणाम जनता को देना है। लेकिन एक बात तय है कि इनके 5 महीने के कार्यकाल का परिणाम लोकसभा के अंदर जनता ने बता दिया। इनको आईना दिखा दिया कि आप जो 25-0 की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे हम 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, वो सब आपको जनता ने सड़कों पे ला दिया। और हालत ये थी कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस का एक बैनर होल्डिंग नहीं लग पा रहा था। सारी साइटें इन्होंने कब्जे पे कर ली, लगाने नहीं दे रहे थे, इनका राज था। हमने कभी ऐसे चुनाव नहीं लड़ा, हमने एथिक्स से, मूल्यों से चुनाव लड़ा, हमने कोई डिक्टेटरशिप नहीं करी। इन्होंने पूरी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को ये कह दिया कि अगर एक भी बोर्ड कांग्रेस का लगेगा तो हमसे बुरा नहीं होगा, और लंप सम पैसा देके उनको सारे बोर्ड बैनर को इन्होंने हायर कर लिया। लेकिन ये भूल गए, बोर्ड बैनर चुनाव नहीं जिताते हैं, चुनाव जनता जिताती है। और नतीजा आपके सामने है कि 11 सीटें ये हार गए राजस्थान के अंदर। तो अभी भी इनकी गलतफहमी है और ये कह रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। 5 सीटों का परिणाम जनता देगी और इनका कार्यप्रणाली सामने है। आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो 5 सीट नहीं, इन 5 सीटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल 25 सीट नहीं आएगी बीजेपी की। इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए जानना चाहूंगी रफीक साहब आपसे कि आप राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इसी वर्ष फरवरी में आपके एक बयान ने बहस छेड़ दी थी कि राजस्थान में अल्पसंख्यकों के प्रति एक्सटॉर्शन का रवैया है। ऐसे माहौल में अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका अहम हो जाती है। तो क्या सत्ता बदलने के साथ ही अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार का रवैया भी बदल गया है? अभी एक और बयान आया इनका, सरकार का फरमान, बयान नहीं फरमान। ऐसे काफी सारे बयान है कि फिलहाल अगर एक्सटॉर्शन की बात करें तो 30 ठेलों के ऊपर नाम लिखाएंगे। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने मारा तमाचा खींच के, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। और 30 ठेले वाले क्या कह रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर, पता है आपको? वो कह रहे हैं हम नाम लिखेंगे इसके ऊपर, अब तो लिखेंगे, और लिखेंगे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और नफरत के बाजार में ये ठेला भी मोहब्बत का, ये थड़ी भी मोहब्बत। ये आपका अंदाज बिल्कुल कहते हैं रफीक खान साहब जी के लिए कहा जाता है कि अच्छी राजनीति में यकीन करते हैं और इनका यही अंदाज जो है जनता के दिलों पे ये राज करते हैं। फिलहाल मैं बात पे आना चाहूंगी जी। तो इस तरह के फरमान ये करते रहे और जनता ने इनको जवाब दिया है और ये अभी भी नहीं सुधरे। लोकसभा इलेक्शन में क्या क्या नहीं किया इन्होंने। लोकसभा इलेक्शन में इससे ऊपर के बयान पीएम के, ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, अल्पसंख्यकों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। और फिर हुआ क्या, पीएम 1.5 लाख से चुनाव जीता। पीएम की जीत खाली 1.5 लाख से रही।
तो मैं तो नहीं गया वोट डालने वहाँ, वो तो वहाँ की जनता ने डाला है। और आपने कहा मैंने बनारस को ऐसे कर दिया, मैंने काशी को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और सो कॉल्ड इनका काम, और फिर जनता का परिणाम। और फिर एक हमारे नेता अजय राय जो लड़े और 1.5 लाख वोटों से आधे टाइम तक तो पीछे चलते रहे। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप 100 सीट पीछे आ जाते हो, और कांग्रेस जो 50 सीट पे होती है वो 100 पे चली जाती है। और फिर आप रिमार्क देते हो कि ये तो नंबर 500 में से है, 99 में से नहीं है। अरे मेरे भाई, 540 में तो हम लड़े ही नहीं, तो 540 में से नंबर कहाँ से दोगे हमको? जितने में हम लड़े उतने में से तो नंबर दोगे। कांग्रेस पार्टी तो अलायंस में लड़ी है, 540 में तो लड़ी नहीं। लेकिन मैं फिर भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता। ये एनालिसिस और ये बयानों का रिएक्शन और ये जनता को देना है। ये सवाल ये जनता को तय करने, आपको हमको तय नहीं करने। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें अपनी आइडियोलॉजी लेके जनता के बीच में जाना है और अपने काम को लेके जनता के बीच में जाना है। उनके काम और को करना है। बीजेपी को अपनी आइडियोलॉजी और अपनी बात लेके जनता के बीच जाना इसी- है। इसी- जनता क्या देती है इस पे डिपेंड करता है। इसी बीच आपकी इसी बात से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर पार्टी बयान आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब सरकार बदलती है तो दोनों पार्टियों के बारे में आपसे जानना चाह रही हूँ कि अपने अपने दायित्वों को निभाती क्यों नहीं है, क्योंकि आप बड़े बेबाक तरीके से जवाब देते हैं और निष्पक्ष तौर पर आप जनता के हित के काम करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि दोनों पार्टियों की बात कर रही हूँ कि आखिर में ऐसा बयान आता है कि जो सरकार बदल रही है पहले के कामकाज को नहीं देखती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली राजस्थान की असेंबली का जो रेशो है, भेदभाव देखा जाता है। रिटेनिंग रेशो है राजस्थान की असेंबली का, प्रेसिडेंस रहा है कि वो रिटेनिंग रेशो 30-35% है। और जब 30-35% रिटेनिंग रेशो का मतलब ये है कि जब आप 200 विधायक लड़ते हो और 200 विधायक जो मौजूद हैं सदन के अंदर, चाहे वो सत्ता के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, सभी का रिटेनिंग रेशो 30-35% है। मतलब आप 70 आदमी रिपीट करोगे, उससे ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर रहे हो। और ये आज का नहीं है, ये पीछे से 30-35 सालों से है। इस बात को विधायकों को समझना चाहिए कि क्या कारण है कि राजस्थान की जनता एक टेन्योर के बाद में विधायक को नेग्लेक्ट कर देती है, नकार देती है। सर तो हमें ये हाँ जी सर, मैं बीच में ही जानना चाहूँगी कि माफ़ी चाहूँगी आपकी बात में काट रही हूँ, मगर जनता की जितनी सी जब भी हमने बात करने की कोशिश, उनका कहने का मतलब है कि पार्टी भेदभाव करती है। इससे आप कितना सहमत हैं, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। पार्टी भेदभाव करती है मीन्स मैं समझा नहीं आपके सवाल। जैसे कोई भी पार्टी बदलती है तो जनता के साथ भेदभाव देखने का रवैया मिलता है और इसी वजह से जनता जो अगली बार दूसरी सरकार चुनती है, उनके काम नहीं होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो कोई भेदभाव है नहीं। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है और सबको चुनाव में मौका देती है। बीजेपी संकुचित विचारधारा की पार्टी है, उसमें सब जाति धर्म को पार्टिसिपेशन की जगह नहीं मिलती, ये क्लियर है। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो दूसरी बात बता रहा हूँ, आपसे जुड़े हुए प्रश्न का ही, आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ ही जवाब है। जी प्लीज। राजस्थान की असेंबली के अंदर जो रिटेनिंग रेशो है, जो विधायक रिपीट करते हैं, वो 30-35% से ज़्यादा नहीं है। दोनों का मिला के बोल रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। 200 विधायक जो चुन के जाते हैं, उनमें से जब रिपीट विधायक होता है, उनका रिटेनिंग रेशियो 30-35% का है। मतलब 60 से 70 विधायक ही रिटेन कर पाते हैं, बाकी चुनाव हार जाते हैं, बदल जाते हैं और नए कैंडिडेट आ जाते हैं। ये यहाँ का प्रेसिडेंस रहा है, इतिहास रहा है। हम सबको बियॉन्ड द पार्टी लाइन विधायकों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है और जनता की ऐसी क्या एक्सपेक्टेशन है जो हम 5 साल में पूरा नहीं कर पाते और वो दोबारा पूरे करने की कोशिश करें। मैं उन भाग्यशाली में से हूँ जो मैं रिटेन हुआ और मेरे को पब्लिक ने जिताया, सपोर्ट किया। और मैं इस बात के लिए भी चिंतित हूँ कि ये ऐसा कोई एक पार्टी या एक विधायक के साथ नहीं है, ये जनरलाइज रेशो है। जब भी आप देखोगे 200 विधायक का रेशो, तो आपको ये मिलेगा कि 30-35% से ज़्यादा लोग जीत के नहीं आ रहे हैं। और ये हो सकता है कि जो इस टेन्योर में हारा वो अगले टेन्योर में फिर जीत जाए, जो सिटिंग विधायक हो और अगले टेन्योर में हार गया उससे अगले में फिर आ जाए, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ रिटेनिंग रेशो जो रह रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं, उनका रेशो ये है। तो हम सबको इस बात को समझना भी है और इस पे
हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको भी देखना है, और कैसे हम पब्लिक के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर सकें, कैसे हम उनका काम कर सकें, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें, उनके मुताबिक हमारी परफॉर्मेंस हो, और ऐसा क्या करें कि जनता हमें फिर से चुन करके फिर भेजे। से चुनकर लाए। आखिरी 2-3 सवालों में आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करें रफ़ीक साहब, उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग पर दांव खेलते हुए आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो चीफ व्हिप बनाया है आपको, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं चीफ व्हिप बनाने के लिए मेरी पार्टी के लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का, और स्पेशली हमारे सीएलपी और स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे इंचार्ज, हमारे प्रभारी, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ में ये कॉन्फिडेंस रखा और मुझ में ये विश्वास जताया कि मैं चीफ व्हिप के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकूं। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूं कि मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मेरे को चीफ व्हिप की जिम्मेदारी मिल गई तो चीफ व्हिप की जिम्मेदारी एक पार्टी के प्रति तो है ही है, लेकिन सदन के प्रति भी है कि कैसे सदन चले, कैसे सदन की गरिमा मेंटेन हो, और कैसे पब्लिक इश्यूज पे हम लोगों को जवाब दे पाएं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा पाएं, और जनता से जुड़े हुए मुद्दों में जनता के लिए हम काम कर पाएं, जनता की आवाज़ उठा पाएं, किस तरीके से हम सदन का ध्यान आकर्षित करें। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगता है, ध्यान आकर्षित करें। जैसे मैंने कल स्थगन प्रस्ताव लगाया, स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि सदन की कार्रवाई रोक के इस पे अटेंशन दिया जाए। मुझे नहीं लगता सरकार ने अटेंशन दिया है। मैंने लगाया और कहा कि सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया है, सरकार का मंत्री या नुमाइंदा जाए, इमीडिएट सॉल्यूशन करे और उनका समाधान करे और उनको बोले कि काम पे लौटे। बात करें केंद्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, आपसे जानना चाहूंगी, दोनों ने अपना बजट पेश किया है, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? आपने कहा था कि राजस्थान को कुछ नहीं मिला है, राजस्थान की उद्योग धंधों को सांस नहीं मिली, ऐसा कहना था आपका। जी, अनफॉर्चुनेटली राजस्थान, जिसको बहुत उम्मीदें थी, 2 बार 25-25 सांसद दिए राजस्थान ने बीजेपी को, और इस बार ये उम्मीद थी कि राजस्थान को बजट मिलेगा, ईआरसीपी योजना के लिए मिलेगा, आंतरिक डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजस्थान को कोई बजट नहीं मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि बजट हिस्से में चला गया इनकी सरकार बचाने के लिए। केंद्र की सरकार को बनाने वाली, भूमिका निभाने वाले 2 लोग सरकार के नाकों में नकेल डाल करके और बिहार और आंध्र प्रदेश मोड़ ले गए बजट को, और राजस्थान के लोगों को बजट नहीं मिला। राजस्थान के लोगों के साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ धोखा हुआ। मुख्यमंत्री ने बजट दे दिया इस एक्सपेक्टेशन पे कि शायद हमें देंगे, हमें इतना पैसा दे देंगे, और उन्होंने, नॉर्मली क्या होता है, किसी भी स्टेट का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट आने के बाद होता है, और चूंकि हमारे यहाँ एक टेक्निकल एरर फंस गई कि हमारे यहाँ जब इंटरिम बजट मिला, क्योंकि यहाँ भी सरकार नहीं बनी थी, तो इंटरिम बजट पेश किया इन्होंने जनवरी के अंदर। तो इंटरिम बजट जब दिसंबर जनवरी में इंटरिम बजट आया, उस बजट के अंदर इन्होंने जुलाई तक का बजट लिया, और अब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, वो किया 24 जुलाई को। तो 24 जुलाई को पेश किया, वो पास नहीं हो रहा जुलाई के अंदर, वो अगस्त में पास होगा। तो ऐसे वो कैसे दावा करते? तो उनको मजबूरन उनसे पहले बजट देना पड़ा, और जब उनसे पहले बजट दिया तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस हेड में क्या देंगे। उन्होंने बजट एक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक दे दिया, जो कि वहाँ से 0 पैसा मिला। इन्होंने ईआरसीपी की घोषणा कर दी, हम इतने पैसे करेंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे कहाँ से? केंद्र सरकार ने 1 रुपया अनाउंस नहीं किया। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और केंद्र सरकार से 50-50 हज़ार करोड़ रुपए बिहार और आंध्र प्रदेश के सीएम ले गए, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहता हूँ कि ये न्याय नहीं है, ये केंद्र सरकार का न्याय नहीं है। जिस स्टेट के दम पे ये 2 बार सत्ता में रहे और तीसरी बार उनको 14 एमपी मिले यहाँ से,
उसके बावजूद उन्होंने नई स्टेटों को, जिन्होंने इनको बाहर से समर्थन दिया, जो इनसे इनके सामने लड़े, बाहर से समर्थन दिया, उन लोगों को उन्होंने 50-50 हज़ार करोड़ के बजट अलॉट कर दिए। समर्थन भी दे रखा है उन्होंने, और उनको मंत्री पद भी ले रहे हैं, और हर तरीके से सरकार का एक्सटॉर्शन हो रहा है। राजस्थान के साथ न्याय नहीं है। राजस्थान के साथ ओवरऑल कहने का मतलब है न्याय नहीं है। इसी बीच जानना चाहूंगी कि प्रदेश में राज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि बिजली में उधार का सांप हमारे गले में डाल के चले गए और जादूगर जो है वो मोबाइल किट बांटते हुए रह गए। इस पर आपका क्या कहना है? बिजली दी हमने, उधार का जाल और जितनी बातें आप कह लो, लेकिन जादूगर भी कहना पड़ रहा ऊर्जा है। मंत्री का बयान है ये। जादूगर जादू कर गया। जादूगर के पास जादू था, बिल्कुल। और उन्होंने स्टेट को मैनेज किया। 15 साल के 3 बार के एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। उनको अंदाज़ा है किस चीज़ को हैंडल करना है। अब उन्होंने जो हार बना के डाला, वो इनको सांप नज़र आ रहा है। तो वो एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस की बात है। ठीक है। इनको धीरे धीरे समझते समझते पता लगेगा कि तजुर्बे से भी कुछ चीज़ें हासिल होती है। बिल्कुल। और कल इसके साथ में एक बात और बोले, ये मैं सदन में रहता हूँ, सदन की पूरी कार्रवाई मेरे को ध्यान रखनी पड़ती है, तो इसके साथ में एक बात ये और बोले कि हमें बिजली की बैंकिंग कर गए, और बैंकिंग कर गए, और फिर ये बोले कि सदन से पूछते हैं, भाई बिजली सस्ती कब होती है? दिसंबर के सर्दी के अंदर। बिजली महंगी कब होती है? गर्मी के अंदर। तो बिजली हमें गर्मी में चुकानी पड़ी। तो मैं बोला खड़ा होके, मैंने कहा आप भूल गए महाराज, सर्दी में आप आ गए थे। जब सरकार बनी तो सर्दी में ही थी। 3 दिसंबर को शपथ ले ली थी। दिसंबर जनवरी में आपको किसी डॉक्टर ने मना किया था कि आप मत दो? क्यों नहीं दिया आपने? आपके कुप्रबंधन को आप पुरानी सरकार पे एलिगेशन लगा रहे हो। सर्दी में तो आप ही थे। इसी के साथ का बयान है, आप देख लेना इनका, कि सर्दी में बिजली महंगी सस्ती होती है, गर्मी में महंगी होती है, हमें गर्मी में चुकानी पड़ी, सर्दी में इन्होंने चुकाई नहीं। अरे सर्दी में तो हम थे ही नहीं दादा, सर्दी में तो चुनाव हो रहे थे। सर्दी आने से पहले तो चुनाव हो गए। 25 नवंबर को तो वोटिंग थी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, आप सरकार में आ गए। फिर दिसंबर जनवरी में क्यों नहीं करी? फरवरी में कर देते जब सस्ती थी, जब क्यों नहीं दिया आपने? और अब आप अपने कुप्रबंधन से आप मई जून में दे रहे हो वापस, और फिर कह रहे हो कि हमारे ऊपर सांप डाल गए। अरे हमने तो हार डाला था दादा, तुमने सांप बढ़ा लिया उसको। तो ये एक्सपीरियंस की बात है। इनएक्सपीरियंस मंत्री, इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स, और इनएक्सपीरियंस मुख्यमंत्री। तो ऐसा ही होगा शहर राज के अंदर। ठीक है। आखिर 2 सवाल आपसे जानना चाहूंगी, काफी समय आपने दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ दिन पहले कहा है कि पेपर लीक की जांच अगर सही तरीके से होती तो कांग्रेस के आधा दर्जन जो लोग हैं वो पकड़े जाते। क्या कहना है इस पर आपका? किरोड़ी लाल जी ने और भी बहुत कुछ कहा है। आप बताइए। इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? पूछो कोई। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स। इस पर आपने भी कहा था कि जांच होनी चाहिए। इस पर आपके भी बयान थे कि जांच होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के लोग हैं, अगर वो गलत हैं तो पकड़े जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 8 महीने से सत्ता में है, क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? जी जी। अब किसको कहना चाह रहे हैं? अब तो आपके हाथ में है, करो कार्रवाई, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन इसमें और सवाल खड़ा होता है, किरोड़ी लाल जी को बाहर अकेले जाके क्यों कहना पड़ रहा है? सरकार क्यों नहीं कर रही है? और मंत्री हैं, सदन में नहीं थे। क्या नाराजगी है? इतने सीनियर लीडर हैं, इतने काबिल आदमी हैं, इतने बरसों से लीडरशिप कर रहे हैं, पार्टी चलाई है इंडिविजुअल, संसदीय कार्य प्रणाली की नॉलेज है, सरकार चलाने की नॉलेज है। आपने उनके हाथ में झुंझुना दे दिया, उनकी काबिलियत को काबिलियत नहीं कह रहे हो। इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर, इनएक्सपीरियंस्ड सीएम। तो ये ऐसे जो चुनिंदा आदमी जो काबिल हैं, उन्होंने मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया, और अभी भी इसके बारे में स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता हूँ। किरोड़ी लाल जी जमीनी नेता हैं, और उनको सम्मान मिलना चाहिए था। वो तो, उनकी काबिलियत तो ऐसी है कि उन जैसा आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए था शहर प्रदेश का। लेकिन आपने मिनिस्टर का दर्जा दिया, उसमें भी डिपार्टमेंट के टुकड़े कर दिए।
आपने पंचायत राज रूरल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है, आपने पंचायत राज उनको दे दी, रूरल डेवलपमेंट किसी और को दे दिया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। और गलती सीएम ने खुद ने भी कर ली, फाइनेंस मिनिस्टर दे दिया कुमारी जी को, और आबकारी और टैक्सेशन अपने पास रख लिया। आबकारी और टैक्सेशन तो फाइनेंस का पार्ट है, और ऐसा तो होता आया है कि फाइनेंस सीएम के पास में हो और आबकारी और टैक्सेशन किसी और को आपने दे दिया, तो वो बात तो समझ में आती है। लेकिन सीएम आबकारी और टैक्सेशन रखे और फाइनेंस किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पास में हो, समझ में नहीं आती है बात। आबकारी और टैक्सेशन अगर फाइनेंस कैबिनेट के पास हो तो आबकारी और टैक्सेशन आप स्टेट मिनिस्टर को तो दे सकते हो, लेकिन मुख्यमंत्री उसका छोटा डिपार्टमेंट रख ले, उसकी ब्रांच को मुख्यमंत्री रख ले और फाइनल अथॉरिटी फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये बात समझ में नहीं आती। यही इम्प्रैक्टिकल बातें हैं जो इस राज्य में हो गई। और जैसा मैंने आपको किरोड़ी लाल जी के बारे में बताया, उनके डिपार्टमेंट में भी ऐसा कर दिया इन्होंने। तो ये सब बातें एक्सपीरियंस से आती है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी रफ़ी खान साहब से मैं कि आज प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा पाएंगे? क्यों तो हटाया और क्यों इनको बनाया, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं तो ईमानदारी की बात है कि बीजेपी के इस स्टैंड को समझा ही नहीं। ठीक है। हो सकता है पर्ची की सरकार समझ में आई थी, ये आने वाली ये वैसा सा ही कुछ डिसीजन है, ये भी कोई पर्ची लगती है। लोगों का कहना है पर्ची की सरकार थी, ये भी कोई पर्ची लगती है। आप लोगों के शब्द मेरी जबान में मत डलवाओ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो डिसीजन है, और ये क्यों इनको बलि का बकरा बना रहे हैं बेचारों को, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया। मैं तो इनको बधाई देता हूँ कि भी आपको आज आपकी ताजपोशी की जा रही है, लेकिन कांटों भरी ताजपोशी है। आगे 5 सीटों में चुनाव है, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा। इनको आपने जिम्मेदारी दे दी, ये सीधे आदमी है। पहले आपने इनकी टिकट काटी, फिर आपने इनको सांसद बना दिया, अब आपने इनको स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया। तो क्या इनका मोटिव है ये तो ये जाने, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे। मैं तो वो बन गए, आज वो चार्ज ले रहे हैं, मैं तो उनको बधाई दे सकता हूँ, मुबारकबाद दे सकता हूँ कि आपको एक अहम जिम्मेदारी मिली है। लेकिन मैं अपनी बात ये कर रहा हूँ कि हम 5 सीटें जीतेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया विधानसभा में, वो विधानसभा में निभा रहे हैं। फिर उसके बाद जनता ने हमें मैंडेट दिया और इनको सबक सिखाया। हमें इनको 11 सीटें लोकसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। अब 5 सीटों में हम कोशिश करेंगे जनता की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरें। जनता की आवाज़ ये है कि आज का माहौल और आज जनता इनके खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी है पूरे प्रदेश के अंदर। तो मैं समझता हूं कि जनता हमें 5 सीटों पे सफलता देगी। रफ़ी खान साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज उन्होंने अपना हमको बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमसे इतने विस्तार से बातचीत की। आपके मैं बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, इनको आगे भी काम पर जाना, पर इन्होंने न्यूज़ 21 को इतना समय दिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, और फिर से हम चाहेंगे कि कभी आपका बहुमूल्य समय हमें मिले। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ रफ़ी खान साहब, जिन्होंने आज हमें काफ़ी समय हमें दिया। और सबसे बड़ी बात है इनके बारे में, कहा जाता है कि जनता के दिल पे ये राज करते हैं, और वो आज इनसे बातचीत करके मुझे समझ में आया, क्योंकि जितने भी सवाल हमने इनसे किए, इन्होंने बेबाकी से और विस्तार से उन बातों के बारे में हमें जानकारी दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ मैं ऋतिका पांडे, न्यूज़ 21 जयपुर।